बेटा मैं 5 मिनट्स तक स्टार्ट करती हूँ, अभी सिर्फ 11 स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा बेटा, इस शीट 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लास्ट क्लास में सारी रिवीजन हो गई थी। शीट 9 आज कर लेते हैं, और साथ आपका पिवट टेबल रहता है वो करवा कर फिर आज आप लोगों का एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।
ये हो गए कस्टमर्स, ठीक है, ये उन हो गया उनका बिल, ये हो गई जो उन्होंने परचेजेस की थी, उन्होंने जितनी चीजें खरीदी थी वो, ये इफ की कंडीशन और एंड और नेस्टेड इफ, ये चार आप लोगों ने फंक्शंस इसमें लगाने हैं। सबसे पहली चीज है इफ का फंक्शन। इफ के फंक्शन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें देखी थी कि एक तो लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? आप जिसकी बेस पर अपना पूरा फंक्शन टेस्ट करना चाह रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 5,000। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि आपका लॉजिकल टेस्ट ये वाला सेटिस्फाई होता है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? 10%, ठीक है। अदरवाइज या तो जीरो आ जाए या फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ दो। ठहरो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या फंक्शन लगाना है? इफ का, इक्वल्स टू इफ, आगे लिखा है लॉजिकल टेस्ट। अब देखो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या होता है? जिसकी बेस पर आप पूरा फंक्शन टेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है, यानी कि हम किसकी बेस पर अपना ये डिस्काउंट लेकर आएंगे? कस्टमर बिल की बेस पर। तो मैं ये टोटल बिल को क्लिक करूंगी और आगे इसका क्राइटेरिया लगा दूंगी टोटल बिल इज ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक पूरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट। अब नीचे सिंटेक्स में देखो, लॉजिकल टेस्ट के बाद लगा हुआ है कॉमा, मैंने कॉमा लगाया। आगे है वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि अगर कस्टमर बिल 5,000 से ज्यादा होता है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? 10%। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया 10%। वैल्यू इफ ट्रू के बाद कॉमा था, मैंने भी कॉमा लगा दिया। आगे है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, या तो आप इसको जीरो कर दो या फिर आप दो इन्वर्टेड कॉमास लगाकर इसको खाली छोड़ दो। मैं जीरो नहीं लिख रही, मैं दो इन्वर्टेड कॉमास लगाकर इसको खाली छोड़ रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो इफ हो गया। लॉजिकल टेस्ट होता है सबसे पहले आप जिस चीज की बेस पर अपने फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो, फिर कॉमा, फिर अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, और फिर कॉमा, फिर अगर नहीं होती तो सेटिस्फाई, तो फिर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। अब देखो यहाँ 10% आ रहा है। आप नीचे ड्रैग करोगे तो जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, अब देखो मैंने क्या कहा था कि कस्टमर बिल 5,000 से ज्यादा होना चाहिए तब 10% डिस्काउंट होगा। ये बिल 5,000 से कम था, 3,473 है, इस वजह से यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आया। आगे है आप लोगों का बेटा ना ना समझ आए तो बीच में मुझे बता देना। अच्छा जी, आगे है आप लोगों का और एंड का फंक्शन। और एंड में सिमिलैरिटी और पहले डिफरेंस देख लेते हैं। सिमिलैरिटी इन दोनों में क्या होती है, ये देखो इन दोनों की स्टेटमेंट्स देखो। यहाँ पर हमें दो लॉजिक, इफ में तो हमें एक ही लॉजिकल टेस्ट दिया हुआ होता है ना, और एंड में क्या होता है? दो लॉजिकल टेस्ट दिए हुए होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 10,000, और दूसरा है प्रोडक्ट्स बॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसमें देखो एंड में इसमें भी दो लॉजिकल टेस्ट हैं। कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 20,000, प्रोडक्ट्स बॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब ये इसमें हमारे पास दो दो लॉजिकल टेस्ट होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है और एंड में? और का मतलब होता है या, ठीक है, और का मतलब होता है या। अच्छा, और का मतलब होता है या, और इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, दोनों लॉजिकल टेस्ट जो हैं, अगर इन दोनों लॉजिकल टेस्ट में से एक का भी अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? डिस्काउंट 20% लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और का मतलब होता है या, यानी कि उन दोनों लॉजिकल टेस्ट में से किसी एक का बस सेटिस्फाई होना जरूरी है, दोनों का जरूरी नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास डिस्काउंट 20% आ जाएगा। आगे है इफ कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 20,000 और प्रोडक्ट्स बॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10।
एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि इन दोनों कंडीशंस का या दोनों लॉजिकल टेस्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है अगर डिस्काउंट 30% लाना है तो, ठीक है। और हमने इन दोनों में सिमिलैरिटी देख ली है कि दोनों में दो दो लॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके बेस पर हमने वैल्यू इफ ट्रू को लिखना होता है या वैल्यू इफ फॉल्स को लिखना होता है। बेटा अजान हो जाए मैं करवाती हूँ फिर बाकी। अच्छा मैम अब यहाँ पर हाँ जी। मैम यहाँ पे आर में से जो फंक्शन लगता है वो सिंपल इफ का लगता है। इफ से स्टार्ट करते हैं, आगे यहाँ पर और लगेगा। ये ओके स्टार्ट हम लोग इफ से करते हैं लेकिन और एंड का अलग आगे से लगता है, और भी लगाते हैं और एंड भी लगाते हैं दोनों में। ओके मैम। अच्छा अब ये मैंने क्या कर दिया, इफ से मैंने स्टार्ट कर दिया इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और का फंक्शन है, मैंने और लगा दिया। अब देखो और के सिंटेक्स में क्या क्या आ रहा है, लॉजिकल वन लॉजिकल टू। लॉजिकल वन यानी कि पहला लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 10,000। मैंने कस्टमर बिल को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,000। अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल देखो लॉजिकल वन के बाद कॉमा था, मैंने कॉमा लगा दिया। लॉजिकल टू क्या है, प्रोडक्ट्स बॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये प्रोडक्ट्स बॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। मैंने यहां पर अभी फिलहाल ब्रैकेट क्लोज किया है, क्यों क्लोज किया है, ताकि ये जो दोनों लॉजिकल टेस्ट है ना, और की कंडीशन इन दोनों को इकट्ठा चेक करेगा, ठीक है। मैंने दोनों कंडीशंस लगाई, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो हमारे पास ये लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, लॉजिकल वन लॉजिकल टू। आगे मैं कॉमा लगाऊंगी, ठीक है। आगे है वैल्यू इफ ट्रू, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, 20% डिस्काउंट। मैं यहाँ पर लिख दूंगी 20%, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या लिखा हुआ आएगा, या तो जीरो कर दो उसको
या इन्वर्टेड कॉमास खाली छोड़ दो, मैं इसको 0 कर देती हूँ और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट हमने क्यों क्लोज की थी और की ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हुई थी कि यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस कंप्लीट हुई हैं, वो अब दोनों कंडीशंस को, दोनों लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हुए हैं, वो दोनों लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा। और ये जो इफ के बाद हमने स्टार्ट किया था ना और के लिए, ये वाली ब्रैकेट उसकी कंप्लीट हुई है, इफ की वाली ब्रैकेट कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसको हम लोग ओके करेंगे। इसमें ठहरो कोई मसला हुआ है। वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इफ और B2 C2, ये गड़बड़ हुई है यहाँ पर। चलो ठीक है, कस्टमर बिल, ये देखो ये ऊपर फॉर्मूला बार में देख लो, इफ और पहला था, पहली लॉजिकल टेस्ट था हमारा कस्टमर बिल का और दूसरा था प्रोडक्ट स्पॉट का। हमने इन दोनों को लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इसको नीचे से ड्रैग करेंगे तो बाकी सबके आंसर्स आ जाएंगे। ये हो गया आप लोगों का और का फंक्शन। अब अगर हम लोग एंड का देखते हैं तो एंड और का फंक्शन लगाने में लॉजिक तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि बैकएंड पे जो वर्किंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर हम लोग बाहिर इसका फॉर्मूला या फंक्शन देखें ना तो वो इन दोनों का बिल्कुल सेम लगता है, बस जहां पर और लगना था वहां पर एंड आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो मैं रिमूव कर रही हूँ, खुद से करते हैं इसको, इक्वल्स टू इफ। अब हम लोगों ने फंक्शन कौन सा लगाना है एंड का, एंड लॉजिकल वन। पहला लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 20,000, कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 20,000, कॉमा लॉजिकल टू products bought is greater than equals to 10, products bought is greater than equals to 10, ब्रैकेट क्लोज। अब वो दोनों दोनों कंडीशंस को या दोनों लॉजिकल टेस्ट को इकट्ठा वो टेस्ट करेगा, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई इकट्ठी हो रही हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा 30%, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इफ एंड ये पहला हमारे पास फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी पहले पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा लॉजिकल टेस्ट, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स और फिर ये एंड वाली ब्रैकेट क्लोज। एंटर करोगे, अब देखो ये पहला 0 है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी वहां पर 0 आ जाएगा, अदरवाइज वो 30% डिस्काउंट आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया था आपका और एंड का और इफ का। बेटा यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ, मैं फिर आगे नेस्टेड इफ करवाऊं। मैम इसमें डिफरेंस क्या था, वो दोबारा रिपीट करने के लिए। क्या चीज, इसमें एंड और आर में डिफरेंस क्या था? बेटा और का मतलब होता है कि इन दोनों जो दो लॉजिकल टेस्ट दिए हुए हैं ना, इन दोनों यस में मैम। से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा ना तो आपका वो वैल्यू इफ ट्रू वाली आ जाएगी, डिस्काउंट 20%। एंड में क्या होता है, और का मतलब या होता है ना, यानी कि उन दोनों में से एक का सेटिस्फाई होना जरूरी है, दोनों का जरूरी नहीं है। एंड का मतलब होता है और, यानी कि आपकी इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब जाकर डिस्काउंट 30% आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके मैम, समझ आई। ठीक है, अच्छा अगली चीज है अब आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सिंपल जो इफ होता है उसमें सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट होता है और इस पे आपने वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स लगानी होती है। लेकिन जो नेस्टेड इफ होता है इसका मतलब क्या होता है कि एक इफ के अंदर मजीद इफ के फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो लॉजिकल टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 20,000। लॉजिकल टेस्ट हमने बेसिक सारा किसका लगाना है, कस्टमर बिल का लगाना है। ठीक है, क्राइटेरियाज हमारे डिफरेंट वेरी करते रहेंगे। लॉजिकल टेस्ट में पहला क्या आ जाएगा, कस्टमर बिल, कस्टमर बिल। अब पहला क्राइटेरिया लगाएंगे ग्रेटर देन 20,000, कॉमा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में ए, मैं यहाँ पर ए लिख दूंगी। ये अब हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट है और उसका वैल्यू इफ ट्रू भी कंप्लीट हो गई है, कॉमा
दूसरा इफ का फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट दोबारा क्या हो जाएगा, कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 10,000 कॉमा बी, फिर कॉमा, फिर तीसरा इफ मेरे पास क्या होगा, कस्टमर बिल इज लेस देन 10,000 कॉमा सी। कितने हो गए हमारे पास इफ के फंक्शंस, 1 2 3, एंड पर हम लोग 3 ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। नेस्टेड इफ में क्या होता है, आप लोग इफ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट लगाते हो, उसके साथ पहला क्राइटेरिया लग जाता है, फिर उसके बाद जो आपने उसके साथ वैल्यू इफ ट्रू लगानी होती है वो आ जाती है, फिर आप दोबारा से इफ का फंक्शन स्टार्ट करते हो, फिर दूसरा वही लॉजिकल टेस्ट लगाकर दूसरा क्राइटेरिया, फिर इफ का फंक्शन, फिर आपने वो लॉजिकल टेस्ट लगाकर तीसरा क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों ने बेटा कॉमास का, इन्वर्टेड कॉमास का और ब्रैकेट्स का, ये 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग इसमें गड़बड़ करते हो, आपका पूरा एरर आ जाता है, फंक्शन नहीं लगता, ठीक है। यहां तक बेटा ठीक क्लियर है? मैं फिर इसको एंटर करती हूँ अगर क्लियर है तो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसको मैंने एंटर कर दिया, ये मेरे पास आ गया बी, यहाँ से मैं नीचे ड्रैग करती रहूंगी तो मेरे पास बाकी कस्टमर्स के भी टाइटल्स आ जाएंगे, ठीक है। कि जिस कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा था उसको ए का हमने टाइटल दे दिया, जिसका 10,000 से ज्यादा था बी, और 10,000 से कम था तो सी। अच्छा, ये अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, इसका एक्सेल का जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज किए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको मैं बंद कर रही हूँ और मैं आप लोगों को पिवट टेबल स्टार्ट करवा देती हूँ। पिवट टेबल, अच्छा ये पिवट टेबल है एक। पिवट टेबल में बेटा हम लोगों ने, अच्छा ये पहला है जिसमें पोस्ट कोड है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के आईडीज हैं, उनके नाम हैं, ईयर है, और वैल्यू को मैं इधर सेल्स कर रही हूँ, यानी कि इन बंदों ने कितनी कितनी सेल्स की थी। अब मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी थी पिवट टेबल में, रोज, फिल्टर्स और वैल्यूज। वैल्यूज में क्या चीज आती है, रोज में क्या चीज आती है, और फिल्टर्स में क्या चीज आती है, या आप लोग मुझे बताओगे? मैम वैल्यूज में जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो आते हैं सारे। अच्छा, और अगर एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं तो कौन सी वाली आती है उसके अंदर? वो मैं भूल गया। बेटा देखो ना, अगर आप लोगों को, अब देखो यहाँ पर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, टी है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये 4 हमारे पास इस टाइम न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, आपसे जो क्वेश्चन में मांगा हुआ होगा ना, आपने सिर्फ उसको वैल्यूज में लेकर आना है, ठीक है। अगर आपको 2-3 ऐसे कॉलम्स दिए हुए जिनके आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, तो आपने सिर्फ उस कॉलम को ऐड करना है वैल्यूज के अंदर, या उस फील्ड को ऐड करना है जो आपसे क्वेश्चन में मांगी हुई है। सारा काम इसमें क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन को आप लोग और से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें क्या चीज ऐड करनी है। अच्छा, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ मुझे उनकी सेल्स चाहिए, 2013 की सेल्स चाहिए सिर्फ। अब मुझे बताओ क्या चीज कहाँ पर आएगी? मैम सेल्स वैल्यू में सेल्स एक एक करके बेटा। सेल्स वैल्यू में आएंगे मैम, वैल्यूज में। ठीक है, और बाबर आप बताओ रोज में क्या आएगा? मैम नेम्स आएंगे उसके, और नेम्स आ फिल्टर जाएंगे, में ईयर ठीक है। आएगा। फिल्टर में ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग, पहला स्टेप क्या होता है पिवट टेबल के लिए, हम लोग इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, और इसको ओके कर देंगे। अब मेन काम हमारा स्टार्ट हो रहा है पिवट टेबल का। मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ उनकी सेल्स का टोटल चाहिए, और साथ मुझे सिर्फ 2013 की सेल्स चाहिए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम्स को रोज में ले आऊंगी, सेल्स को वैल्यूज में ले आऊंगी,
अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है काउंट ऑफ सेल्स, हम लोगों ने इसको काउंट पे नहीं करना, हमने इसको सम पे लेकर आना है। हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पे इसको क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओ और इसको सम पे कर दो। ये अब आप लोगों का आ गया है सम ऑफ सेल्स, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास फिल्टर्स। फिल्टर्स में मैंने अब आपसे सिर्फ 2013 की सेल्स मांगी है, यानी कि फिल्टर में ऐसी चीज आती है जिसका इफेक्ट आपके पूरे टेबल पर आ रहा होता है। अब अगर आप 2013 की सेल्स कर रहे हो तो आपका उसका इफेक्ट सिर्फ आपके पास 13 की सेल्स आ जाएंगी। मैं इसको देखो ईयर को ड्रैग कर रही हूँ फिल्टर के अंदर। इस टाइम जो ईयर है उस वो ऑल पे हुआ है, हमने इसको किस पे करना है, सिर्फ 13 पे करना है। तो मैं पहले सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को क्लिक करूंगी और फिर इसको 13 पे कर दूंगी, ओके करूंगी। अब ये मेरे पास सिर्फ 2013 की सेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब पिवट टेबल सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने पिवट टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब पिवट टेबल जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर एनालाइज में जब आते हो, एनालाइज टैब में, एनालाइज में पिवट चार्ट की ऑप्शन होती है। यहाँ पर देखो इसमें से ओके कर दो, ये आपके पास एक पिवट चार्ट बना हुआ आ रहा है। अब बेटा जो चीज आप जो चेंज आप इसमें लेकर आओगे ना, मैं अगर आपको कहती हूँ कि मुझे 2013 के साथ साथ 12 की भी सेल्स चाहिए, 11 की नहीं चाहिए, 12 और 13 की चाहिए, ओके करूंगी। यहाँ पर मेरे पास 12 और 13 की सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब पिवट टेबल में आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पर जो चेंज लेकर आओगे उसका इफेक्ट आपके इस टेबल पर आएगा, और टेबल में जो चेंज लेकर आओगे उसका इफेक्ट आपके चार्ट पर आएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दोनों चीजें सेम है, सिर्फ आप एक पर चेंज लेकर आओगे, इसका इफेक्ट इस पर आएगा, इसका इफेक्ट इस पर आएगा। सिर्फ आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, जो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, सिर्फ 1 मिनट का काम है, आराम से टेबल बन जाएगा और फौरन उसका चार्ट बन जाएगा। ये अब आप लोगों का एक पिवट चार्ट था, दूसरा भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। और मैंने अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडीज हैं, नेम्स हैं, कंट्रीज हैं, सोल्ड हैं प्रोडक्ट्स, सेल्स चैनल है, यूनिट सोल्ड है, डेट सोल्ड है। अच्छा, मैं अगर आपको कहती हूँ कि मुझे कस्टमर्स के साथ साथ उन्होंने जितनी परचेजेस की हैं मुझे उनका टोटल चाहिए, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये देखना है कि सिर्फ ऑनलाइन और डायरेक्ट जिन्होंने कस्टमर्स ने परचेजेस किए ना ऑनलाइन और डायरेक्ट सेल्स चैनल के थ्रू, मुझे सिर्फ उन कस्टमर्स को देखना है। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज कहाँ पर आएगी। बताओ, सो गए हो सारे, क्या हो गया है? मैम नो मैम। सोल्ड डेटा मैम वो उसमें वैल्यूज में आएंगे मैम, यूनिट यहाँ सोल्ड तक हमारे पास वैल्यूज में आ जाएगा, और रोज में रोज में नेम्स आ जाएंगे, कंट्री नेम नेम्स आ जाएंगे। कंट्री नहीं, नहीं, कौन से नेम, नेम कस्टमर के नेम्स आएंगे। कस्टमर, यस हाँ, मैम। और फिल्टर्स में फिर और क्या आ जाएगा, सेल्स चैन, सेल्स चैनल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बनाने के लिए पिवट टेबल को सबसे पहले इसको मैं ड्रैग करूंगी, इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, और ये पिवट टेबल बन गया। अच्छा, अब देखो मैंने क्या कहा था कि मुझे कस्टमर्स के साथ साथ उनके वो चाहिए, यूनिट सोल्ड चाहिए, तो कस्टमर्स रोज में आ जाएंगे और यूनिट सोल्ड वैल्यूज में। यहाँ पर काउंट आ रहा है तो मैं इसको सम पे कर दूंगी। अब ये आ गया सम ऑफ यूनिट सोल्ड। और मैंने आपको कहा था कि मुझे सिर्फ जो डायरेक्ट और ऑनलाइन सेल्स चैनल है सिर्फ उनके चाहिए। तो यानी कि आप चेंज कहाँ पर लेकर आ रहे हो, आपका चेंज आ रहा है सेल्स चैनल के अंदर। जो आप सेल्स चैनल के अंदर चेंज लेकर आओगे उसका इफेक्ट आपके पूरे टेबल पर आएगा। तो सेल्स चैनल कहाँ पर आ जाएगा, फिल्टर में, और ये हमारे पास एक पिवट टेबल बन गया है। अब सेल्स चैनल को मैं यहाँ पर किस पे मैंने करना था, ऑनलाइन और डायरेक्ट पे, तो मैं इसको ऑनलाइन और डायरेक्ट पे कर रही हूँ, ओके। अब ये देखो ये आपका पूरा टेबल चेंज हुआ है, इसमें सिर्फ वो वाले कस्टमर्स आ रहे हैं जिन्होंने
उनकी वैल्यूज आ रही हैं जिन्होंने ऑनलाइन और डायरेक्ट परचेजेस की थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ कोई 2-3 मैं कंट्रीज का नाम ले लेती हूँ, मुझे सिर्फ इन कंट्रीज के कस्टमर्स का डेटा चाहिए, मतलब कि मुझे सिर्फ इन 2-3 कंट्रीज के कस्टमर्स की वैल्यूज चाहिए। अब मुझे बताओ फिल्टर में क्या आएगा? कंट्रीज नेम मैम। कंट्रीज आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और आपने उसके अकॉर्डिंग उसका टेबल बनाना है। अब देखो ये आपका पिवट टेबल कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट भी नहीं लगा कंप्लीट होने में। पिवट टेबल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर एनालाइज पे आओगे, पिवट चार्ट पर आओगे, आप यहाँ से कोई भी पिवट चार्ट बना लोगे। ये बस एक्सेल बंद ना हो जाए अब। ये अब आप लोगों का पिवट चार्ट बन गया। अब आप यहाँ पर जो चेंज लेकर आओगे उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो चेंज लेकर आओगे उसका इफेक्ट आपके चार्ट पर आएगा। ये बेटा अब आप लोगों का पिवट टेबल पिवट चार्ट कंप्लीट है। अच्छा ये रह गया था सिंपल चार्ट्स जो होते हैं आपके, बंद हो जाएगा, देखा। ये पता नहीं हैवी फाइल है, चार्ट हैवी है, मुझे समझ नहीं आती क्यों बंद हो जाता है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी, इसमें क्या करते हैं, ये तो आपके सिंपल चार्ट्स है ना, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। सिंपल चार्ट्स के लिए आप लोग क्या करते हो, तो उस टेबल को सिलेक्ट करोगे जिसका चार्ट बनाना है, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, इसमें से आपने उसका जो चार्ट बनाना है आप उसका वो चार्ट बनाकर ओके करोगे, आपका इस तरीके से उसका चार्ट बन जाएगा। ये तो सिंपल आपके वो थे, सिंपल चार्ट्स थे। ये आप लोगों के पिवट टेबल और पिवट चार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, एक्सेल फॉर्मूलाज भी कंप्लीट हो गए हैं, और जो सारी रिवीजन मैंने आप लोगों को करवानी थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे बताओ बेटा इसमें कोई, अच्छा मैंने आप लोगों को जो आप लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह देख लिए होंगे, उसमें जो क्विज 1 है ना वो आप लोगों का एमसीक्यूज वाला है जो आपका इधर ही हुआ था, और जो क्विज 2 है वो मैंने उसको कंसिडर किया जो आप लोगों की असाइनमेंट थी, एक्सेल वाली असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर सॉरी 3, उसको मैंने इसका कंसिडर किया है, एज ए क्विज कंसिडर किया है। अब एक और मैं आप लोगों की असाइनमेंट ले लेती हूँ आखिरी क्लास में, ठीक है, तो वो भी एज एन असाइनमेंट या एज अ क्विज में इकट्ठा कंसिडर कर लूंगी उसको, किसी इन दोनों तीनों में से, दोनों में से किसी भी चीज में। बेटा मुझे बताओ कोई चीज पूछने वाली है, आप लोगों को मेल आ गई होगी फाइनल्स की, वो मेरा ख्याल 1 हफ्ता मजीद उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया, 8 से अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसी नई डेट शीट आएगी वो आप लोगों को भी पता लग जाएगा। ओके मैम। और क्या नाम है उसका, अब मुझे बताओ कुछ पूछने वाला है तो, वरना मैं फिर क्लास एंड कर देती हूँ। मैम आप प्रीवियस लोग के क्लास एक और में रह गया सेशन, हाँ। मैम प्रीवियस क्लास जो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुकी है वो शेयर हो चुका है ना? बेटा जो लास्ट क्लास थी वो मैंने अभी अपलोड कर दी है, इस क्लास से ओके पहले। ओके मैम। ये वाली भी मैं अभी अपलोड कर देती हूँ जैसे ही मुझे मिलती है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम, काइंडली इसको अपलोड कर दें। और बेटा कोई चीज पूछने वाली? मैम वी डिड नॉट अटेम्प्ट फर्स्ट क्विज, दोज वाई? ऑफ अस। जी मैम, मैं भी हूँ उसमें। बेटा वो क्विज तो उसका था, एमसीक्यू उसका था, वो तो हो चुका है। जी मैम, वो शुरुआत में जो क्लासेस हो रही थी तो उसमें मेरे कुछ वो थे तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। क्या थे आपके, क्या था तो उसमें? मेरा मैम वो पोर्टल का इशू चल रहा था, वो मैं वहाँ रजिस्ट्रार में काफी वहाँ पर अपना वो काम वगैरह ठीक करने में लगा हुआ था, तो उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और जब मैंने क्लास ली उस वक्त उसी दिन क्विज था और मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने कहा आपसे कि मैं क्विज अगली मर्तबा दूंगा। तो बाद में फिर ये ऑनलाइन क्लासेस हो गई और फिर हम घर आ गए और फिर ये सारा। बेटा वो क्विज तो मैं अब दोबारा नहीं ले सकती ऑब्वियसली, क्योंकि वो एमसीक्यूज क्विज था आप लोगों का। अगर कोई ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह होती तो मैं आप लोगों का रीटेक ले लेती। अभी एक और आप लोगों का रहता है वो असाइनमेंट, एक और आप लोगों की रहती है, उसको अब अच्छे तरीके से कर लेना, तो उसमें हो सकता है आपके मार्क्स पे कॉम्पनसेट हो जाए। मैम मेरे मार्क्स नहीं लगे लास्ट असाइनमेंट में। असाइनमेंट कौन सी? लास्ट असाइनमेंट जो हमने किया था। बेटा उसको मैंने एज अ क्विज कंसिडर किया है, क्विज 2, एक्सेल वाली। हाँ मैम, यस।
वो वो बेटा क्विज 2 में देखो ना, उसके होंगे मार्क्स। नहीं, जो ग्रुप में भेजा था उसमें मेरे मार्क्स नहीं लगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पोर्टल ब्लॉक है अभी। बेटा पोर्टल आप असाइनमेंट, आप कौन सी एक्सेल वाली असाइनमेंट की बात कर रहे हो कि आपके उसमें मार्क्स नहीं लगे हुए? एलएमएस यस पे मैम। अपलोड की थी या एलएमएस पे मेल की नहीं, थी? मेल की थी मैम। मेल क्यों की थी? हाँ मैम आपने कहा कि बेटा, आपके नाम से तो कोई मेल नहीं आई हुई मुझे। ये देखो, ये मैंने सर्च किया है, निजामुल्लाह के नाम से कोई मेल नहीं आई हुई। मैम असाइनमेंट नंबर 3 है मैम। यहाँ पे बेटा असाइनमेंट आपके नाम से मेल ही मुझे कोई भी नहीं आई हुई ना अभी तक। ये देखो, ये मैंने आपका नाम सर्च किया था और ये कोई मेल नहीं आई हुई आपकी। चलो मैम, मैं चेक कर लेता हूँ, बाद में आपको इन्फॉर्म करूँगा। असाइनमेंट 3 जो है वो हमारा मिड था। जो A3 करके मैंने स्लैश मिड लिखा हुआ था, उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं मैम, एक्सेल की एक्सेल है। की ही बात कर रहे होगे, ठीक है। वो फिर इसमें नहीं है पड़ी हुई, मेल में नहीं आई हुई, मैंने आपके सामने सर्च किया। ठीक है मैम, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है कि ये कॉपीड है। मेरा नाम भी लिखा है, अच्छा, मेहरान का कॉपीड भी है लिखा है तो आप। आपका फिर ये होगा कि आपने फाइल आपकी एलएमएस पर होगी, तो उसमें वो नहीं होगा। आपने कोई कॉपीड असाइनमेंट्स थी, उनके अकॉर्डिंग फिर मार्क्स उनके कटे थे, इस वजह से मैंने आपके वो स्पेशल अलहदा मार्क्स नहीं लगाए हुए होंगे। जिनके अब देखो फॉर एग्जांपल, जिसके समझ लो जिसके 2 नंबर थे, ठीक है, किसी उसकी एक्सेल वाली असाइनमेंट में, और उसकी असाइनमेंट कॉपीड थी, तो उसका मैंने 1 नंबर दिया हुआ उसको। यानी कि जिसके कॉपीड असाइनमेंट्स थी, मैंने उनके मार्क्स डिडक्ट किए हुए हैं, वो एज इट इज नहीं लगे। तो आप अपना एक दफा पोर्टल चेक कर लोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कितने मार्क्स हैं आपके। लगे हुए होंगे आपके, लेकिन कम होंगे कॉपीड की वजह ओ- से। ओके मैम। और बेटा कोई चीज पूछने वाली? नो मैम। बस ठीक है, अब आप लोगों का अगला लास्ट सेशन है इसका, और उसमें फिर मैं आप लोगों को एक और दे दूंगी एक्सेल की असाइनमेंट, ताकि जो सारे नालायक बैठे हुए हो जिन्होंने शुरू से अब तक कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया, वो उसके पास एक और मौका हो कि वो अपने एटलीस्ट मार्क्स थोड़े से इंक्रीज करके कॉम्पनसेट हो जाए उसके। मैं यहाँ से फिर आप लोगों के वो ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट्स, फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ अगर कोई चीज़ नहीं है पूछने वाली। सायरा? मैम मैंने अपने फर्स्ट क्विज के मार्क्स का कहना था कि मैंने एलएमएस पे अपलोड किया था अपना, तो मेरे उसके मार्क्स नहीं लगे पोर्टल पे। अच्छा, हाँ आपने एलएमएस पे अपलोड किया था, ठीक है। वो शामीन बेटा, इसका मुझे अभी मैसेज कर देना, मैं ऊपर ऑफिस में जाकर इसका पहले चेक कर लूंगी सायरा का। ओके मैम। चलो, अच्छा चलो मैं जरा स्क्रीनशॉट्स ले लूँ अब। चलो बेटा, अटेंडेंस भी हो गई आप लोगों की, और लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद। मैम हम्म। मैम मेरे क्विज में काफी कम नंबर लगे हैं, आप काइंडली चेक करें। मैंने कॉपी भी नहीं की है मैम। किस क्विज में? मैम सारों में। बेटा कॉपी होगी या कोई वो होंगे, मिस्टेक्स वगैरह होंगी तो कम मार्क्स लगे हुए हैं ना। मैम कॉपी तो नहीं की मैम किसी से। अगर आपके असाइनमेंट के आगे कॉपी नहीं लिखा हुआ तो वो कॉपी नहीं होगी।
यस मैम, कॉपी तो नहीं लिखा पर नंबर काफी। तो वो फिर सही नहीं किया हुआ होगा ना आपने। ओके मैम। क्योंकि मैं आप लोगों की क्विज इस तरह नहीं वो करती कि बस उठाकर किसी वो सर से वो उतारने वाली बात के बस ठीक है जिसके जितने नंबर आते हैं 5 लगा दो 4 लगा दो। आपकी मैं सारी मिस्टेक्स देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्विज चेक करती हूँ। तो वो चीज़ जो है आप लोग फिर एक चीज उस पर बहस भी करते हो कि मैम कॉपीड नहीं थी या गलतियां नहीं थी, फिर वही गलतियां फिर जब मैं आप लोगों को बताती हूँ तो फिर आप लोग कहते हो कि हाँ हमारी गलती थी, हमें पता नहीं चला था। तो अब ये है कि आप लोगों की एक और असाइनमेंट आ रही है, उसको ज़रा अच्छे तरीके से करना। अगर उसमें भी कॉपी करोगे तो पहले तो मैंने सिर्फ 2-2 3-3 नंबर काटे हुए ना, उसमें मैंने डायरेक्ट 0 लगा देना अगर आप लोगों की कॉपी दूंगी। क्योंकि शुरू से एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोलती आ रही, कॉपी वाला काम ना किया करो, अपना अपना काम करो। जितने मार्क्स ला रहे हो अपनी मेहनत के लाओ, क्योंकि कॉपी करते हो तो वो तो एब्सोल्यूट नंबर्स कटेंगे। अपनी मेहनत से करोगे हो सकता है थोड़े से मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो ये चीजें गौर से उसको मैंने अब देखो एक्सेल की आप लोगों की सारी प्रैक्टिस करवाई और शुरू से एंड तक करवाई और प्रॉपर करवाई। ये भी नहीं कि बस सर से उतारने वाली बात के जल्दी जल्दी बस मैं समझा देती हूँ, हर चीज मैंने आपको साथ साथ करवाई है। लेक्चर्स आप लोगों के पढ़े हुए एलएमएस पे, पिछली क्लास का भी मैंने अभी अपलोड कर दिया था इस क्लास से पहले। ये वाली जो क्लास है जो अभी हुई है, ये मेरे पास जैसे ही लिंक आता है क्लास खत्म होगी फिर मेल आएगी तो वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी। हर चीज आपके पास पड़ी हुई है, सारा कुछ एलएमएस पे पड़ा हुआ है। उसको एक दफा उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना तो फिर आप लोगों की एक वो लास्ट असाइनमेंट भी हो जाएगी। वो फिर हो सकता है उसके मार्क्स थोड़े कॉम्पनसेट हो जाए। बस बेटा और कोई चीज है पूछने वाली तो बताओ, मैं फिर क्लास एंड करती हूँ। नो मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, चलो टेक थैंक केयर यू बेटा, मैम। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।